May I come in, sir? Yes, please do. Good evening, sir. Good evening. Please take your seat. Thank you, sir. You're Mr. Rupesh. Yes, sir. Rupesh, you're comfortable in Hindi या you want conversation to be in English? सर मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ. हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल? जी सर. ठीक है रुपेश. रुपेश, आपने शायद महसूस किया होगा कि हम तमाम कोविड सावधानियों को बरतने की कोशिश कर रहे हैं. इसी वजह से आपकी सीट और हमारे बीच में काफ़ी अंतराल रखा गया है ताकि आप सुरक्षित महसूस करें. जी सर. इसके अलावा भी हम लोग जब बातचीत नहीं कर रहे हैं उस समय हम लोग मास्क पहन रहे हैं. ये भी आपकी सुरक्षा के लिए. जी. आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं. मतलब ये है कि अगर आप मास्क पहनकर ही इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपको ऐसा करने की अनुमति है. लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा सहज महसूस करते हैं बिना मास्क के और चूंकि यहाँ पर्याप्त दूरी है इसलिए आप उम्मीद है कि सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे तो आप मास्क हटा भी सकते हैं. हटाना चाहेंगे? जी सर. हटा लीजिए. थैंक यू सर. कंफर्टेबल हैं? जी सर. और आपको खुद तो किसी किस्म के कोई लक्षण नहीं है? नहीं सर. ठीक है. रुपेश, इससे पहले कि हम आगे बातचीत शुरू करें, सबसे पहले तो बिना अपने जाति, धर्म, समुदाय इत्यादि का कोई उल्लेख किए हुए अपना परिचय दीजिए. सर मेरा नाम रुपेश है. मैं बीरभूम जिला पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता हूँ. मैंने बीएससी हॉर्टिकल्चर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर से प्राप्त की हैं. मैंने एमएससी हॉर्टिकल्चर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से प्राप्त किए हैं. वर्तमान समय में मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ. और आप किन पदों के लिए यहाँ पर आवेदक हैं? सर मैं प्रथम में डिप्टी कलेक्टर रखा हूँ सर. दूसरे में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सर. तीसरे में मैंने असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्री और चौथे में सर डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और पाँचवें में वर्क ऑफिसर पंचायती राज. रुपेश, लेकिन आपकी तो तकनीकी आपकी योग्यताएं हैं और आपके पास इस देश में बहुत सारे एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए इतने अच्छे महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर हैं. आप क्यों सामान्य प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? आप जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से संबंधित जो रोजगार हैं उन्हीं में क्यों नहीं रहना चाहते? एडमिनिस्ट्रेशन में सर कार्य क्षेत्र काफ़ी व्यापक हैं और साथ ही साथ मेरा बचपन से सर इसमें आने का सपना था तो मैं इसमें आना चाहता हूँ. रुपेश, अगर हम वर्तमान में जो किसानों की समस्याएं हैं, पूरा देश उद्वेलित है किसानों की समस्याओं को लेकर और उसमें जो केंद्रीय भूमिका है वो एमएसपी की मानी जा रही है. मुझे बताइए कि एमएसपी की संकल्पना क्या है और सरकारें एमएसपी देने से बचना क्यों चाह रही हैं? सर एमएसपी की जो पहला सवाल है सर, एमएसपी की संकल्पना से लेके तो सर भारत सरकार ने 1964 में एमएसपी को देने का प्रस्ताव जारी किया था. इसमें सर अभी जो प्रावधान है उसमें A2+ फैमिली लेवल दिया जाता है. बट स्वामीनाथन कमेटी के अकॉर्डिंग C2 के बारे में मांग की गई है और किसान इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. साथ ही साथ एमएसपी सर लगातार दिया जा रहा है और इसे बंद नहीं किया गया है, इस तरह की बात है सर. और एमएसपी जारी रहेगा. बस किसानों के सर जो आर्ग्यू हैं वो इस बात को लेके हैं कि एमएसपी को C2 के 1.5 गुना कर दिया जाए. लेकिन सरकारें तो इस बात का कोई आश्वासन देने को तैयार आमतौर पे नहीं है और बहुत सारे राज्यों में जहाँ APMCs अब हटा दी गई हैं वहाँ पर लोगों को वैसे भी एमएसपी नहीं मिल पा रहा है. बिहार जैसे राज्यों में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आमतौर पर एमएसपी अधिकांश खाद्यान्नों में नहीं मिल पा रहा है. तो क्या लगता है कि एमएसपी अगर है तो फिर पूरे देश में होना चाहिए? जी सर, ये सत्य है कि सर मात्र 6% ही फार्मर्स हमारे एमएसपी का फ़ायदा उठा पा रहे हैं. लेकिन एमएसपी काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि अभी भी हमारे किसान जो हैं 86% स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स है. उन्हें मार्केट की उचित सुविधाएं उतनी अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रही हैं. तो एमएसपी की ज़रूरत है और साथ ही साथ सर हमें और भी नए अप्रोच डेवलप करने की ज़रूरत है. कुछ लेकिन वैज्ञानिकों का, खासतौर से कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि एमएसपी ने जो लाभ देना था वो तो पहले दिया, लेकिन अब एमएसपी क्रॉप डाइवर्सिटी के खिलाफ, उस एमएसपी के कारण क्रॉप डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम आ गई. सभी लोग धान ही उगाना चाह रहे हैं, सभी लोग उन्हीं 4-5 फसलों को उगाना चाह रहे हैं और इससे देश में क्रॉप डाइवर्सिटी कम होने से एक तो उत्पादकता कम हो रही है और दूसरा फूड सिक्योरिटी कई सारे एरियाज़ में, मतलब ठीक है धान मिल जा रहा है, गेहूं मिल जा रहा है, लेकिन कई सारे दूसरे एरियाज़ में फूड सिक्योरिटी का इशू भी आ रहा है. आपकी क्या राय है? सर ये सत्य है कि हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है मोस्टली व्हीट और राइस पे बेस्ड है. लेकिन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए किसानों के साथ लगातार एक्सटेंशन एजुकेशन के माध्यम से उन्हें प्रेरित किया जा रहा है और साथ ही साथ उन्हें जो फसल की जो प्राइस है उसको देने के लिए सरकार अलग अलग से प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्हें फसल के मूल्य को प्रोवाइड कर रही है. ठीक है रुपेश, सर आप बात करें.
रुपेश, जैसा कि सर से आप बात कर रहे थे तो आपने बताया कि A2+FL के रूप में अभी MSP दिया जाता है, और C2 और A2+FL में अंतर क्या होता है? सर A2 का मतलब होता है कि जो किसान जो व्यय करते हैं सीड, फर्टिलाइजर्स एंड अदर जो भी प्रोडक्शन करने में वो, और साथ ही साथ जो फैमिली लेबर, जो उनके जो फैमिली मेम्बर्स जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो फैमिली लेबर, A2+FL ये है सर। और जो C2 है उसमें सर वो जो ज़मीन जिस भूमि पे खेती की जा रही है उस भूमि को भी, उसके रेंट को भी कंक्लूड किया जाता है सर, इंक्लूड किया जाता है। माने C2 ज़्यादा व्यापक है। जी सर। 2018-19 के बजट में सरकार ने MSP को 1.5 गुना बढ़ाया, C2 को बढ़ाया कि A2+FL को? सर जहाँ तक मेरी जानकारी सर ये A2+FL को। और MS स्वामीनाथन ने क्या सुझाव दिया था? सर डॉक्टर MS स्वामीनाथन का सुझाव है कि C2 का 1.5 गुना किसानों को फसल के रूप में दिया जाए। रुपेश, अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में आया है कि सरकार ने उर्वरक सब्सिडी में एक व्यापक बदलाव किया। क्या बता सकते हैं पहले तो कि उर्वरक सब्सिडी प्रत्यक्ष रूप से सरकार देती है प्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में कि अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में? सर उर्वरक सब्सिडी जो सरकार देती है वो अप्रत्यक्ष रूप में देती है सर। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? सर जैसे कि नीम कोटेड यूरिया देती हैं तो वो एक गोडाउन को देती हैं, उसके बाद वो किसानों तक देती हैं, तो जो एक्चुअल जो प्राइस होता है उससे वो कम करके किसानों को, उर्वरक कंपनियों को दिया जाता है और फिर उससे किसानों को कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है। हाल के दौरान देखा गया है कि जो उर्वरक के बोरे आते थे पहले ये 50 केजी के होते थे, लेकिन सरकार ने इसको कम करके 45 केजी का कर दिया। इसके पीछे का क्या लॉजिक है कि 45 केजी करने का लॉजिक क्या रहा है सरकार का? सर एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं है इस विषय। अच्छा, कोई बात नहीं। अंबर बॉक्स सब्सिडी के बारे में कुछ पता है आपको? सर अंबर बॉक्स WTO के सब्सिडी के मानक हैं, उसमें कि हमारे जो सब्सिडी दिए जाते हैं क्रॉपिंग पे, जैसे कि क्रॉप उगाने में, तो वो सब्सिडी WTO के मानक के आधार पे कि वो एक्सपोर्ट के लिए कितना वायबल है नहीं है इस विषय में। न्यूनतम समर्थन मूल्य को अंबर बॉक्स सब्सिडी से जोड़कर बता सकते हैं आप? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। ये जो इतना चर्चा हो रहा है तीनों बिल पर, क्या आप इन तीनों बिल के नाम बता सकते हैं मुझे? जी सर, बिल्कुल बताइए। सर द फार्मर ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ठीक है। सर दूसरा है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। और तीसरा है सर द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। एक मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि संविदा कृषि क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्री एग्रीमेंट किया जाता है फार्मर्स और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं कि हम इस प्राइस पे हम आपके प्रोड्यूस को खरीदेंगे, साथ ही साथ हम आपके साथ जो एक्सटेंशन की जो एक्टिविटी है उसमें हम लोग इस मामले में शेयर करेंगे। तो और कभी कभार सर ये पोस्ट हार्वेस्ट पे भी किया जाता है। तो ये किसानों को तो फ़ायदा देगा? सर ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सर वो एग्रीमेंट किस तरह से किया गया है और वो किस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो इस बात पे। ओवर टू सर। रुपेश, आप तो पश्चिम बंगाल से आते हैं। जी सर। उत्तर प्रदेश में सेवा करने का कोई ख़ास प्रोत्साहन? सर मेरे रिलेटिव्स उत्तर प्रदेश में रहते हैं और मोस्टली मैं उत्तर प्रदेश आना जाना मेरा लगा रहता है। साथ ही साथ सर मैं पिछले 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में ही पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरा उत्तर प्रदेश से लगाव है। ठीक है, मुझे बताएं उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कितने एयरपोर्ट्स हैं? सर लखनऊ में एयरपोर्ट्स हैं सर, और कानपुर, गाजियाबाद, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के? वाराणसी। ये सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं? सॉरी सर, मुझे लग रहा है सर लखनऊ और वाराणसी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर। लखनऊ और वाराणसी। जी। अभी दिल्ली के बॉर्डर से लगा हुआ एक एयरपोर्ट अभी खुला है, उसका क्या नाम है, ओपन हुआ है? सर मैं गेस करना चाहूँ। ठीक है, बताएं। सर हिंडौन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो वो अंतर्राष्ट्रीय है, आपने ध्यान नहीं दिया? सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे बताएं कि डिप्टी कलेक्टर और SDM में क्या अंतर है? सर डिप्टी कलेक्टर जो उनके जो पावर्स होते हैं सर वो लैंड रेवेन्यू कोड से 1908 से मिलता है, और जो SDM के जो पावर होते हैं सर वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 से मिलता है। यही अंतर है? ये तो आपने पावर्स की बात बताई। और सर अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या और शांति बनाने में SDM का बहुत बड़ा योगदान होता है, और सर डिप्टी कलेक्टर का मूल काम रेवेन्यू कलेक्शन है। एक साथ कोई व्यक्ति दोनों पद ग्रहण करता है? सर पद का नाम सर डिप्टी कलेक्टर है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि वहाँ वो SDM पद पर दे रहे हैं या SDO पद पर दे रहे हैं।
ठीक है, मुझे बताएं कि ज़ॉम्बी फायर क्या होती है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में सुना है आपने? जी सर। क्या है ये? सर इसमें हमने जैसे जो कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज से इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट है उसके विषय में सर एग्जैक्ट में। ठीक है, मैं समझता हूँ शायद आप गेस कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मुझे बताएं कि मध्य एशिया में इजराइल अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ, अरब कंट्रीज़ के साथ काफ़ी अच्छे मधुरतम संबंध स्थापित करने में सफल हो पा रहा है। इसकी क्या खास वजह है? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, इसके वजह है कि यूएसए के भी काफ़ी अच्छे संबंध हैं, तो यूएसए लगातार मध्यस्थता कर रहा है अरब कंट्रीज़ और इजराइल पहले भी करता रहा है। जी सर। और अभी जो कोविड-19 के कारण जो भी डायनामिक चेंज हुआ है, तो इजराइल को ऐसा महसूस हो रहा है कि अरब कंट्री उसमें उसके एक्सपोर्ट में या उसके बिजनेस एक्टिविटीज़ में काफ़ी हेल्प। सऊदी अरब और टर्की के बीच में किस तरीके के संबंध आप देख पाते हैं? सर अभी फ़िलहाल में सऊदी अरब और टर्की के बीच मधुर संबंध नहीं है। वहाँ सर पावर को लेकर काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको कौन लीड करेगा, इस यानी लीडरशिप की समस्या है। जी। ठीक है, अज़रबैजान और सीरिया के मध्य अभी हाल ही में एक क्राइसिस हमें सुनने में मिली। इसका मुख्य कारण क्या था, तत्कालिक कारण? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। कोई नहीं, मुझे बताएं कि खाद्यान्न में भारत आत्मनिर्भर है, उसके बावजूद भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसके क्या कारण हैं? सर इसके मुख्य कारण है सर कि हम लोग उनको स्टोरेज ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे जो फूड प्रोसेसिंग है सर, ओनली 2% ही हम लोग जो हमारे हार्वेस्ट हैं उसको हम लोग फूड प्रोसेसिंग में ले पा रहे हैं, तो जिसके कारण हमारे खाद्य की समस्या हो रही है। साथ ही साथ सर हमारे पास PDS अवेलेबल हैं, बट उसमें भी काफ़ी लीकेजेस हैं, तो उस तरह की न्यूट्रिशन हमारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। एक स्टीम के तौर पर आपकी 3 प्राथमिकताएं क्या होंगी? सर मुख्यतः तो मैं जिस ज़िले में हूँगा या तहसील में हूँगा, तो वहाँ की समस्याओं को मैं देखूँगा और उसके बाद मैं प्राथमिकताएं तय करूँगा सर। अच्छा, यानी आप पहले परिस्थितियाँ देखेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात? जी सर। ठीक है। रुपेश, जैसा आपने बताया आपका तो पश्चिम बंगाल से नाता है, पश्चिम बंगाल से आपने शिक्षा भी प्राप्त की है और आपका संबंध भी पश्चिम बंगाल से है। अभी पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच मंच पर अप्रिय स्थितियां पैदा हुई। आप एक केंद्र राज्य संबंध के लिहाज से इसे कैसे देखते हैं? जब मैं 2 कोणों से इस पर नज़र चाहता हूँ। एक तो जब 2 संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति मंच पर ऐसी अप्रिय स्थिति में आए जैसी कि हमने कल देखा था, और दूसरा एक स्त्री, पहले ही हमारे यहाँ स्त्री नेतृत्व और या स्त्रियों को लेकर कैसी स्थिति हमारे समाज में है। जब एक स्त्री मंच पर हों और उनके साथ प्रधानमंत्री हों तो उनके साथ अपमान का व्यवहार हो, ऐसी इन स्थिति को लेकर आप क्या राय बनाते हैं? हमारी पॉलिटी, हमारी राज व्यवस्था किस दिशा में जा रही है? सर अगर इस तरह की कोई घटना हुई है, और मैं एग्जैक्ट तो मैंने देखा नहीं है, बट सर मैंने भी मीडिया चैनलों से थोड़ा सा सुना है, तो अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है सर, तो हमारे देश में आइडियोलॉजी का, आप अलग अलग आइडियोलॉजी को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन हमारे जो संवैधानिक पद हैं उसकी एक अपनी मर्यादा है। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि सर वो ज़्यादा सक्षम है कि इस चीज़ को मेंटेन करे, क्योंकि वो लोगों के प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारा एक संघ यूनियन स्टेट का कंसेप्ट है। तो इस लेकिन इससे कोई समाधान हमारे हाथ में नहीं लगा। मुझे बताइए, केंद्र राज्य संबंधों के बीच में अगर व्यक्तिगत टकराव प्रमुख हो जाए संवैधानिक पदासीन लोगों के बीच, तो हमारे संविधान में इस समाधान के लिए क्या क्या प्रावधान है? सर अगर जैसे कि व्यक्तिगत के लिए सर मुझे विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन सर अगर मान लीजिए एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच काफ़ी टकराव हो गया, वो दोनों एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, असंवाद की स्थिति है, क्या क्या प्रावधान है हमारे संविधान में इस तरह की स्थितियों को से निपटने के? तो सर इस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो हम प्रयास तो पहले तौर पे राज्यपाल के थ्रू हम बात करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ अगर ऐसी कोई विशेष परिस्थिति आ गई कि जिसमें कोई बात, तो राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। और कभी कभार सर जैसे कि पिछले कुछ घटनाओं में देखा गया कि केंद्र सरकार के कुछ काम को व्यवधान दिया गया, तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और वहाँ पे भी उनके हिसाब से डिसीजन दिया गया था।
ठीक है रुपेश, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। टेक योर सीट रुपेश। थैंक्स। जी रुपेश, बताइए आपके हिसाब से इंटरव्यू कैसा गया है आपका, और किन एरियाज में आपको लगता है कि आपने ठीक किया, कहाँ आपको लगता है कि सर थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है? सर जैसे फार्म्स लॉ में थोड़ा सा सुधार मुझे लग रहा है सर, और स्टेट और सेंटर के भी संबंध के। रुपेश, कुल मिला के जो आपका इंटरव्यू किया और उसके बाद हम लोगों के बीच जो चर्चा हुई है, उससे जो आपके बारे में राय बन रही है वो एक बहुत ही सकारात्मक राय है। आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। आपके साथ पॉजिटिव बात यह है कि जिन विषयों से पर आपसे बात हुई उन पर आपकी जानकारी सामान्यतः काफ़ी अच्छी है और आत्मविश्वास भी है। तो कुल मिला के जो इम्पैक्ट है वो बहुत पॉजिटिव बन रहा है। स्पेसिफिक्स पे आएँ तो आपकी एंट्री अच्छी है, सिटिंग पोस्चर नॉर्मली अच्छा है, आप यू सिट अपराइट, आप आत्मविश्वास के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। हैंड मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, जो कि अच्छी बात है। आई कांटेक्ट अच्छा है, आप जिस मेंबर से बात कर रहे हैं उसकी तरफ देख रहे हैं और लगातार आई कांटेक्ट बना हुआ है, अच्छी बात है। फ्लो भी सामान्यतः अच्छा है। एक आध जगह पर कभी कभी लगता है कि फ्लो थोड़ा सा बाधित होता है, जिन एरियाज़ में अभी देखिए आमतौर पे मैं दूसरे कैंडिडेट्स को हम लोग ये सलाह देते रहे हैं कि भाई जहाँ आपको नॉलेज नहीं आती वहाँ आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा डाउन होता है। आपके साथ ऐसा नहीं है। आपका कम्युनिकेशन के कहाँ प्रभावित होता है? केवल जहाँ पर आप में असमंजस होता है कि मैं इसका उत्तर दूँ या ना दूँ। उत्तर आपको पता है, मान लीजिए ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, उत्तर आपको पता है, आप अभी तय नहीं कर पा रहे कि ये आंसर देना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरे बारे में क्या राय बनेगी, बैलेंस हूँ कि नहीं, वहाँ पर आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा प्रभावित होता है। अदरवाइज नॉर्मली ठीक है। एक आध जगह पर एमएसपी पे चर्चा करते समय थोड़ा सा लगा और लास्ट वाले प्रश्न में ऐसा लगा कि यू आर लेटिंग योर कम्युनिकेशन डिप अ लिट। अदरवाइज आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। नॉलेज आपकी स्ट्रेंथ है, खासतौर से अपने एरिया में आपके पास अच्छी नॉलेज है। एग्रीकल्चर को लेकर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी सामान्यतः अच्छा है, जो कि अच्छी बात है। एमएसपी वगैरह में थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया एक तो इशू, और करंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे मेंशन कर सकते हैं। जैसे सर ने एम्बर बॉक्स वाला पूछा, एमएसपी और उनके बीच में गहरा रिलेशनशिप माना जाता है कि एमएसपी दरअसल वॉयलेट कर रहा है एम्बर बॉक्स को, इसलिए सरकार पर ये बहुत सारे दबाव हैं कि वो एमएसपी को डू अवे करें। ये नॉर्मली माना जाता है। पढ़ लीजिएगा एक बार एम्बर बॉक्स के साथ क्या रिलेशनशिप बन रहा है एमएसपी का, उसे देख सकते हैं। बट अदरवाइज जनरली आई एम वेरी हैप्पी। अगर आपका इस लेवल का इंटरव्यू वहाँ जा रहा है तो यू विल बी डूइंग वंडर्स। ठीक है, इससे बेहतर चला जाता है और अच्छी बात है। ठीक है ना? आई एम श्योर यू विल डू वेरी गुड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक, थैंक्स।